गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अमरावती की स्तूपा के बारे में देखा था कि वहाँ का कैसे ट्यून हो गया है वो स्तूपा वहाँ का अमरावती का। और थोड़ा बहुत सांची के बारे में भी देखा था और उसी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जो हमारा स्कल्पचर्स है हम उसको देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड है। ऐसे मैंने क्या करा ना, इस पार्ट को दो पार्ट में और बांट दिया है, पार्ट थ्री और पार्ट फोर, यानी कि और आपके दो वीडियो जाएंगे। दोनों छोटे छोटे ही होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे दोनों। We have just seen how sculptures were removed from स्तूपा and transported all the way to Europe। तो हमने अभी देखा है कि स्कल्पचर्स कैसे यूरोप में ट्रांसपोर्ट किए जाने, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अ, वो वहाँ पे गार्डन में वहाँ पे ले जाके सजाने के लिए रखते हैं वो अमरावती के जितने भी अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स थे। और मद्रास लेके चले गए, कुछ कोलकाता लेके चले गए। तो इसी तरह अलग अलग जगह पे वो स्प्रेड हो गए थे। दिस हैपेंड पार्शली बिकॉज दोज हु saw them considered them beautiful and valuable and wanted to keep them for themselves। तो जिसको भी वो देखने में खूबसूरत लगता था वो उसको अपने पास रखना चाहता था, और लगता था कि नहीं ये वैल्यूबल है, इसलिए वो उसको अपने पास में रखना चाहता था, किसी को देना नहीं चाहता था। लेट अस लुक सम ऑफ दिस एग्जांपल, सम ऑफ द मोर क्लोजली। अब कुछ स्कल्पचर्स को हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही क्लोजली इसमें। इस पार्ट में हम लोग वही स्कल्पचर्स की बेसिकली बात करेंगे। यू मे हैव सीन वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स। स्टोरी टेलर्स आप लोग समझ रहे हो क्या है? वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स, यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिखा है। वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स मतलब वॉन्डरिंग मतलब जो घूम घूम के कहानियाँ सुनाते हैं। स्टोरी टेलर जो घूम घूम के कहानियाँ सुनाते हैं। मैंने फोटो लगा रखी है, एक सेकंड। ये देख रहे हो? ये घूम घूम के कहानियाँ सुनाते थे। पिछले के पहले के टाइम में गांव गांव घूम घूम कर वो कहानी सुनाया करते थे। उसके बदले उन्हें खाना या अनाज या फिर पैसा दिया जाता था। Carrying scroll of the cloth on or paper with picture on them and pointing to the picture as they left। तो यही बताया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ना। तो ये क्लॉथ पे पिक्चर बना हुआ या फिर पेपर पे पिक्चर बना हुआ साथ में लेके घूमते थे और पिक्चर दिखा दिखा के कहानियाँ सुनाते थे। इस टाइप सबकी पिक्चर्स रहती थी इनके पास, तो यहाँ से ये लोग कहानी सुनाते थे। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा था, गाय चारा खा रही थी, उसका दूध दोया जा रहा था। इसी तरह करके वो अपने हिसाब से वो कहानी सुनाते थे, पिक्चर दिखा दिखा करके, स्टोरी टेलर्स। तो इससे हमें क्या लेना देना है? लुक एट फिगर 4.13। एट फर्स्ट साइड द स्कल्पचर सीम टू डिपिक्ट अ रूरल सीन। तो हमें इस वाले देखने को बोला जा रहा है। 4.13 यही है एनसीईआरटी में। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि ये एक रूरल सीन, आपको रूरल मतलब गांव का सीन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, विच टच हर्ट एंड ट्रीज। तो हर्ट आपको देखने को, यहाँ झोपड़ी आपको देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे। जैसे कि देख रहे हो ये ट्रीज है यहाँ पर, ये झोपड़ी आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। ट्रीज भी हैं कई सारे, ये भी हैं। तो अब गाँव का ये इलाका है पूरा ये। और उसके बाद क्या बोल रहा है? However, art historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it seen from the विस विसंतरा झटका। तो ये कोई कहानी की किताब है, उससे हमें ये देखने को मिला है। ये झटका विसंगंतरा झटका। दिस स्टोरी अबाउट अ जनरस प्रिंस हु गेव अवे एवरीथिंग टू अ ब्राह्मण। तो ये कहानी जो ये इसमें जो कहानी दर्शाया गया है, इसमें यही बताया गया कि एक किंग था, उन्होंने अपना सारा जो वेल्थ था उसको ब्राह्मण को डोनेट कर दिया था। एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में रहने के लिए चला गया था विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एज यू कैन सी इन दिस केस historians often try to understand the meaning of sculpture by comparing it with textual evidence। तो आप देखो यहाँ पर राजा रानी कहाँ बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हो ना सेंटर में। ये दोनों राजा रानी यहाँ बैठे हुए हैं जो फॉरेस्ट में रहने चले गए थे अपने बच्चों के साथ में। ठीक है, वेंट विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वाइफ आप देख रहे हो, ये वाइफ और उसके अपने बच्चों के साथ में वहाँ फॉरेस्ट में रहने के लिए चले गए थे। उसके बाद क्या है? सिंबल ऑफ वर्शिप। आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर्ड फैमिलिटी विद द हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफीज पता है ना आपको क्या है? जीवनी, बायोग्राफी किसी भी सेंट का। ऑफ द बुद्धा, तो बुद्धा का हैगियोग्राफी से बहुत ही फेमिलियर रहना पड़ता था हिस्टोरियंस को। उसी से हमें पता चलता था ये हमारे स्कल्पचर्स के बारे में ज़्यादातर। अकॉर्डिंग टू द हैगियोग्राफी द बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर ट्री। तो हम सभी को पता है कि बुद्धा ने इस 7 डेज के अंदर में इनलाइटमेंट लिया था। कहाँ पे लिया था? गया में लिया था। और बौद्धा जो हमारी बरगद की ट्री होती है उसके नीचे लिया था। मैनी अर्ली स्कल्पचर्स डिड नॉट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। तो बहुत सारे स्कल्पचर्स में ना आपको बुद्धा ह्यूमन फॉर्म में दिखाई ही नहीं देंगे। इंस्टीड दे शोड हिज प्रेजेंस थ्रू सिंबल। तो वो सिंबल के थ्रू इसको प्रेजेंट करते थे। क्या क्या सिंबल थी? जैसे कि आपका द इम्पटी सीट वाज मेड टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। जैसे आप देख रहे हो ना, एक इम्पटी सीट है, तो यहाँ बोला जाता था ये इम्पटी सीट है, तो यहीं पे बुद्धा जो है मेडिटेशन कर रहे हैं। एंड द स्तूपा वाज मीन टू प्रेजेंट द महापरिनिर्वाण।
और जो यहाँ पर महापरिनिर्वाणा की जो स्तूपा का जो ये इमेज दिया हुआ है, महापरिनिर्वाणा का बेसिकली मतलब ये होता है मृत्यु के बाद जो निर्वाण मिलता है। जैसे कि बुद्धा को या जैसे वो उनका देहांत हो गया तो उसके बाद जो उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया, जो इनलाइटमेंट प्राप्त किया था, उसी स्थान पर उससे उसको एक टाइप से कर लो व्यू किया जाता है उस टाइप से। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद की अंतिम स्थिति का वर्णन करता है, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति अपने जो आदमी अपना जीवन काल में निर्वाणा प्राप्त करने के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसका बेसिकली मतलब यही है, जो इनलाइटमेंट बुद्धा ने प्राप्त किया था, उसको ये स्तूपा दर्शाता है। बस इसका इतना ही मतलब है। और जो दूसरा पिक्चर है हमारा, अनदर frequent used symbol was the wheel. This understood for the first sermon of the Buddha. तो यहीं सारनाथ में आपको ये वाला देखने को मिला है। यहाँ पर जो ये सर्कल देख रहे हो ना, इसी के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर बुद्धा ने सबसे पहला अपना ये सरमन दिया था। वही जो महिला वाली मैंने बताई थी ना आपको, कहानी जो सुनाई थी, जो मुट्ठी भर मस्टर्ड वाला, तो वही वाला कहानी यहाँ पर बोल रहा है कि सारनाथ में सुनाया गया था। उसी को ये सिंबल कर रहा है ये वाला स्कल्पचर। कैसे कर रहा है ये तो हिस्टोरियन से जाने। लेकिन मेरे को जैसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर व्हील बनाया हुआ है और उसके ऊपर मतलब इस व्हील का मतलब यही है कि यहाँ पर यहाँ उन्होंने आकर सरमन दिया था, जैसा यहाँ पर बोला जा रहा है। सारनाथ एज इट ऑब्वियस सच स्कल्पचर कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली फॉर इंस्टेंट। जैसे कि हम लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोग को समझने के लिए थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे इस सिंबल से आप क्या ही समझोगे कि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला सरमन दिया था। इससे आप कैसे समझोगे? इससे तो आप समझ नहीं सकते हो। तो ये कई बारी बहुत ही अंडरस्टूड नहीं होता था। फॉर इंस्टेंस द ट्री डज नॉट स्टैंड simply for a tree, but symbolize an event in his life of the Buddha. In order to understand such symbol, historians have to familiar themselves with the tradition of those who produce their work of art. तो यहाँ से इसको फ़ैमिलियर होने के लिए क्या होता है, एक तो बुद्धा का हेगियोग्राफिस पढ़ ही रहे थे, और जो यहाँ पे कुछ-कुछ ट्रीज़ भी था, उस सब का भी कुछ-कुछ मतलब था यहाँ पर। ये जो ट्री है, जैसे कि हमें यहाँ पर ये बरगद का ट्री है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर पी स्कल्पचर्स में देख कर के, तो इसके ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये सब हम लोग वहाँ के जो भी उस आर्ट को प्रोड्यूस किए होंगे, जो भी बनाए होंगे, उनके द्वारा हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि जैसे कि कोई वर्किंग कर रहा है, मान लीजिए आपके दादाजी या फिर कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो वो आपके पिताजी को सिखाएँगे, फिर वो आपको सिखाएँगे, फिर आप अपने अगले जनरेशन को सिखाओगे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन आपकी कला जो है वो आगे बढ़ते जाती है। तो उसी जनरेशन से उसे उसने पता किया होगा कि ये जो यहाँ पर ट्री बनाया गया है, इसका सिंबल आखिर क्या है, क्या मीनिंग है? और ऐसे ही हिस्टोरियंस ने करके यहाँ पर पता लगाया है। Popular tradition, other sculptures of Sanchi were perhaps not directly inspired by the Buddhist idea. तो सारे जो है बुद्धिस्ट आइडिया से वहाँ पे इंस्पायर्ड नहीं थे। कुछ-कुछ क्या हो रहे थे ना, जैसे कि बहुत आदमी क्या हो रहे थे, बुद्धिस्ट से हट करके, मान लो वो ब्राह्मणिकल पहले ऑर्डर में रहते थे, हिंदू सोसाइटी में रहते सीधा समझ लो, और उसके बाद वो बुद्धिज़्म में आ गए। तो उनके जो कुछ-कुछ प्रैक्टिस थे, कुछ-कुछ आइडियाज़ थे, वो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखा रहे थे किसमें? बुद्धिज़्म में। दिस इंक्लूड ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द गेटवे, तो ये यहाँ पर बुद्धा का अगर आप इससे रिलेट करोगे तो बुद्धिज़्म में इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। वहाँ तो बस एनलाइटमेंट की बात की गई है, आपको डिज़ायर की बात की गई है, आपको ईगो की बात की गई है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा बुद्धिज़्म में? तो होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, इनिशियली स्कॉलर्स वर अ बिट इंटीग्रेटेड अबाउट दिस इमेज व्हिच सीम टू बी हैव लिटिल टू डू विथ रिनोवेशन। तो सबको लगा कि सजाने-वजाने के लिए ये काम किया जाता होगा पहले के टाइम में, क्योंकि इसका कोई मतलब बैठ नहीं रहा था। सबको लगा कि ये सजाने के लिए ही काम होता होगा। हाउएवर आफ्टर एग्ज़ामिन अदर लिटरेरी ट्रेडिशन, तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने दूसरे ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, दे रियलाइज़ इट कुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट डिस्क्राइब्ड इन संस्कृत एज़ सलाभंजिका। सलाभाभंजिका, तो ये संस्कृत ट्रेडिशन में इसको सलाभंजिका SHAL सालाभंजिका कहा जाता था, ठीक है? तो ये संस्कृत ट्रेडिशन से ये लिया गया है बुद्धिज़्म में, या फिर उसको इन्फ्लुएंस किया, जो बाद में पहले संस्कृत ट्रेडिशन में होंगे और बाद में बुद्धिज़्म में जुड़ गए, तो उन्होंने अपने आइडियाज़ को कंटिन्यू रखा, इसलिए ऐसा स्कल्पचर बना दिया। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ दिस वाज अ वुमन हुज टच काउज्ड ट्री टू फ्लावर। अब ये बोला जा रहा है कि ये ऐसी वुमन थी जिसका कि टच मात्र से, छूने मात्र से ही ना ट्री में फ्लावर आ जाते हैं, फ्रूट्स अपने आप गिरने लगते हैं, फ्रूट खिल जाते हैं, उसमें फ्लावर खिल जाते हैं और फ्रूट अपने आप उग जाते हैं और गिरने लगते हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस वाज रिगार्डेड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू द डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा। तो इसको यही बोला जा रहा है कि ये डेकोरेशन ऑफ द स्तूपा, मतलब स्तूपा को सजाने के लिए ये सारा स्कल्पचर्स बनाया गया। इसका बेसिकली कोई बुद्धिज़्म से कोई मतलब नहीं है।
The Salavanjika motive suggested that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist, वही जो मैंने पहले बताया था आपको कि जो उनका पहले प्री-बुद्धिस्ट जो आप उनका कल्चर था, प्रैक्टिस था, आइडिया था, उन्होंने उनको कंटिन्यू रखा या फिर उसको इन्फ्लुएंस किया बुद्धिज्म में। ठीक है, वही यहाँ पर बोला जा रहा है। Some of the recurrent motive in the sculptures at Sanchi were evidently derived from this tradition. तो कुछ हमें सांची में हमें ऐसा देखने के लिए मिला है इस टाइप का, जो कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन से रिलेट करते हैं। देयर आर अदर इमेज एज वेल, फॉर इंस्टेंस सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शन ऑफ द एनिमल आर फाउंडेड देयर। तो कुछ हमें एनिमल्स के भी फोटो देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे स्कल्पचर्स में। दीज एनिमल इंक्लूड एलिफेंट, हॉर्स, मंकी एंड कैटल। इन सारे एनिमल के हमें देखने को मिले हैं। वाइल द Jatka contain several animal stories that are depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were crafted to create lively sense of the drawing viewer. तो जटका में भी हमें कई सारे स्टोरीज देखने को मिले एनिमल्स के ऊपर, और ये उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि एनिमल्स का जो यहाँ पे मोटिव लिया गया है, वेयर क्रेफ्ट टू क्रिएट लाइवली सेंस टू ड्रॉ व्यूअर्स। तो व्यूअर्स को ना एक लाइवली सेंस देने के लिए कि उस टाइम में किस तरह की चीज़ें एनिमल के साथ की जाती थी, एनिमल की प्रैक्टिस क्या थी, एनिमल का पोजीशन क्या था उस टाइम में, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। कैसे, क्योंकि आप कभी-कभी देखो, जैसे कि एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये एलिफेंट का पिक्चर है बेसिकली, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो इसके बारे में भी है जैसे यहाँ पर। ऑल्सो एनिमल वेयर ऑफन यूज्ड एज सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट। तो कैसे व्यूअर का लाइवली सेंस ड्रॉ करेगा, तो जैसे कभी-कभी वो ह्यूमन एट्रीब्यूट दिखाते थे। जैसे आपके बुक में ही आगे में एक और पिक्चर दिया हुआ है सरपेंट का, तो सांप की वहाँ पे पिक्चर दी गई, तो उससे उन्होंने अंदाज़ा लगा के हो सकता है इनका वो पूजा पाठ करते होंगे। एलिफेंट फॉर एग्जाम्पल वाज डिपिक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि ये एलिफेंट का यहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनाया गया है, तो ये ऐसे ही नहीं बना दिया गया, ये विजडम और स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए बनाया गया था, मतलब पावर को दर्शाने के लिए स्कल्पचर यहाँ पे बनाया गया था। अनदर मोटिव इज डेट ऑफ वुमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट। तो ये इस पिक्चर की बात हो रही है, ये देख रहे हो, अब वुमेन देख रहे हो यहाँ पे, ये वुमेन है और ये सराउंडेड बाय 2 एलिफेंट। ये एक एलिफेंट यहाँ पर है और एक एलिफेंट यहाँ पर है, ऊपर में कलश उलस टाइप का है यहाँ पर। 2 elephant which seem to be sprinkle water on her performing in अभिषेक और कोऑर्डिनेट। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपने सूर से हाथी अपने ट्रम्प से इस पे पानी छिड़क रहा है, इसका अभिषेक कर रहा है, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है, मतलब देखने से हमें यही पता चल रहा है। While some historians identify the figure as Maya, the mother of the Buddha, other identify her with a popular goddess गदालक्ष्मी। अब कुछ का क्या मानना है कि ये ना बुद्धा की मदर है, माया, इसलिए इसका यहाँ पे स्कल्पचर बनाया गया। लेकिन कुछ का मानना ये है कि नहीं, ये जो है गजा लक्ष्मी है, मतलब हाथियों की देवी है, लिटरली द गॉडेस ऑफ द गुड फॉर्चून। तो यहाँ पे गुड फॉर्चून की वहाँ बात की गई है कि तो मतलब आपके अच्छे भविष्य की यहाँ पे गॉडेस थी, हु इज एसोसिएटेड विथ एलिफेंट, जो कि एलिफेंट से एसोसिएट करती है खुद को। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल that devotees who saw these sculpture identify the figure with both Maya and Gajalakshmi। तो हो सकता है कुछ ये स्क्रिप्चर जो है कुछ आदमी के लिए ये वो उनको माया मानते होंगे, मतलब गौतम बुद्धा की मदर मानते होंगे, और कुछ आदमी उनको गजालक्ष्मी मानते होंगे। तो आदमी की व्यू चेंज हो सकती है स्कल्पचर्स के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई ये नहीं था कि इसका सेम ही मीनिंग हर जगह रहता होगा, ये व्यू चेंज हो सकते थे। कंसिडर टू द सरपेंट, ये जो फोटो देख रहे हो ना आप, ये सरपेंट एट सांची, ये सांची में मिला हुआ है। विच वॉज फाउंड ऑन द सेवरल पेयर, द मोटिव सीम टू बी ड्राइव फ्रॉम द पॉपुलर ट्रेडिशन विच वी आर नॉट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट। तो ये हमें बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशन, जैसे कि आपने देखा होगा ये वैष्णविज्म में, तो विष्णु भगवान जो है कि वो शेषनाग पे हमेशा विराजमान रहते हैं। तो वहाँ पे हमें कई कुछ ट्रेडिशन में इसके मतलब ये स्नेक के बारे में देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 5 मुखी है, बस मतलब शेषनाग को ही यहाँ पे दर्शाया गया है। uh, which were not always recognized as text. Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered सांची to be the center of tree. तो जेम्स फर्गूसन ने ना सांची को सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप, मतलब उनको जेम्स फर्गूसन ने सांची को एज अ सेंटर ऑफ ट्री माना, मतलब यहाँ पे ट्री बहुत सारे हैं इसलिए उसको सेंटर ऑफ ट्री माना। और दूसरा उसको ये बोला कि ये सरपेंट वर्शिप का बेस है, मतलब यहाँ पे सांप की पूजा की जाती है। He was not familiar with Buddhist literature, most of which had not been translated, arrived at conclusion studying by the image on there। मतलब ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से कोई फेमिलियर नहीं था, ये अपने मन से ही ऐसे फोटो देख के ये समझ गया कि यहाँ पर सांप की पिक्चर बहुत जगह लगाई हुई है, पिलर पे, हर जगह लगभग पिलर पे लगी हुई है। तो इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया हो सकता है यहाँ के आदमी जो है इसकी पूजा पाठ करते हो।
न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन द डेवलपमेंट ऑफ द महायाना एंड द बुद्धिज्म। तो इसमें हम लोग यहीं तक देखने वाले हैं इस पार्ट में। इसके अगले पार्ट में 10.2 से हम लोग देखेंगे। इस पार्ट के वीडियो में हम लोग यहीं तक हिनायाना और थेरावाडियंस तक देखने वाले हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ महायाना एंड बुद्धिज्म। तो देखो क्या हो रहा है। बाय द फर्स्ट सेंचुरी सी द एविडेंस ऑफ द चेंज इन द बुद्धिस्ट आइडिया। तो फर्स्ट सेंचुरी सी मतलब कि 100 फर्स्ट सेंचुरी सी सीधा मान लो बीसी जब खत्म हो गया, न्यू मॉडर्न टाइम पीरियड जब चालू हुआ, तभी से बुद्धिस्ट आइडिया और प्रैक्टिस दोनों चेंज होने लगे। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग हैव गिव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट अचीविंग निबाना। तो पहले के टाइम में क्या होता था, आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बुद्धिज्म में मेनली यही बताया जाता था कि आपको सेल्फ एफर्ट से मोक्ष प्राप्ति करनी। बिसाइड द बुद्धा वाज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बीइंग हु अटेन इनलाइटमेंट एंड निबाना। तो बुद्धा को भी पहले ह्यूमन बीइंग की तरह ही माना जाता था और उनको ये माना जाता था कि उन्होंने इनलाइटमेंट ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति की थ्रू हिज ओन एफर्ट, अपने खुद के दम पर। हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ द सेवियर इमर्ज्ड। तो अब क्या हो रहा है ना, टाइम के साथ साथ ना आइडिया जो है वो इमर्ज हो रहा है, मतलब अब नए तरीके से आइडिया को यहाँ पर लाया जा रहा है। इट वॉज बिलीव दैट ही वॉज द वन हु कुड इंश्योर सेलिब्रेशन। तो अब ये माना जाने लगा कि वो एक ऐसे आदमी थे जो कि सचमुच मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता ऑल्सो डेवलप। बोधिसत्ता का भी कॉन्सेप्ट उसी टाइम में डेवलप हुआ। बोधिसत्ता वेयर perceived as a deeply compensate being who accumulated merit through their effort but used this not to attain nirvana, thereby abandoning the world but to help other। तो बोधिसत्ता एक न्यू टाइप का ट्रेडिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि उसका मेन मकसद ये नहीं रहता था कि निबाना हमें मोक्ष प्राप्ति करना है। हाँ, वो वर्ल्ड को छोड़ देते थे, लेकिन किसके लिए, बट टू हेल्प अदर, मतलब दूसरों को मदद करने के लिए, निबाना पाने के लिए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि हेल्प करने के लिए बोधिसत्ता का थ्योरी आया बाद में। द वर्शिप ऑफ द इमेज ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्ता बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। तो अब क्या हो रहा है, बुद्धा और बोधिसत्ता दोनों का पूजा हो रहा है। द न्यू वे ऑफ थिंकिंग कॉल्ड द महायाना। और ये न्यू वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें कि निबाना की तरफ कम झुकाव देखने को मिल रहा है और हेल्प, जो कि पीपल का हेल्प है वो करने के लिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उस थिंकिंग को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, महायाना। मतलब महायाना लिटरली द ग्रेट व्हीकल। महा से ही पता चल रहा है आपको ना, ये महायाना, याना मतलब तो व्हीकल होता है, महा मतलब ग्रेट। अब सबको होता है महाराजा, तो महा मतलब ग्रेट होता है, तो ग्रेट, याना मतलब व्हीकल, तो ग्रेट व्हीकल। दोज हु एडप्टेड दिस बिलीफ डिस्क्राइब द ओल्डर ट्रेडिशन एज अ हिनायाना। और जो इस ट्रेडिशन को, जैसे कोई महायाना के आदमी है तो वो जो है जो उनसे निचले ट्रेडिशन होते थे, जो पुराने ट्रेडिशन के होते थे, ओल्डर विचारधारा के होते थे, उसको वो लोग हिनायाना कहते थे। हिनायाना क्या हो गया, लिजर व्हीकल, मतलब उससे नीचे। यहाँ ग्रेट व्हीकल है और ये लिजर व्हीकल है, तो उससे नीचे ही अपने आप को उस, मतलब अपने आप को ये महायाना ऊपर मानते थे और हिनायाना को नीचे मानते थे। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने ये ली हुई है, हिनायाना और थेरावाडी। हिनायाना से कौन निकले, थेरावाडिया, और महायाना से कौन निकले, दो निकले। ऐसे आपको इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है थेरावाडा, क्योंकि ये हिनायाना को ही जो लीजर ट्रेडिशन के थे, मतलब ओल्डर विचारधारा के थे, उनको थेरावाडियंस भी बाद में बोला जाने लगा। ओके। इसमें भी बाद में कई सारे चेंजेस हुए, तो ये आपको आगे पढ़ना है। यदि आप आगे चल के हिस्ट्री लेते हो तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी फिलहाल इतना ही ज़रूरी था। हिनायाना, महायाना और थेरावाडियंस। सपोर्टर्स ऑफ द महायाना रिगार्डेड द ओल्डर बुद्धिस्ट एज अ फॉलोवर हिनायाना। जो सपोर्टर होते थे महायाना के, वो ओल्डर बुद्धिस्ट के सपोर्टर को हिनायाना कहते थे, ये तो पता चल ही गया। हाउएवर फॉलोवर ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशन डिस्क्राइब देमसेल्व्स थेरावाडियन। अब देखो वो अपने आप को हिनायाना नहीं मान रहे हैं, जो ओल्डर ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वो अपने आप को थेरावाडियंस मान रहे हैं कि हम लोग थेरावाडियंस हैं। दैट इज दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ ओल्ड। उस थेरावाडियंस का मतलब क्या होता है, जो ओल्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है टीचर्स की, उसको क्या बोला जाता था, द थेराज। जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, ओल्ड ट्रेडिशन में बिलीव रखे, उसको थेराज बोला जाता था, और वो खुद को थेरावाडियंस कहते थे। तो इसमें यही पर थी, ये बुद्धा की एक इमेज जो हमें मथुरा से देखने को मिल रही है। फर्स्ट सेंचुरी सी में ही ये इमेज बनाई गई थी। तो इस पार्ट में वीडियो में हम लोगों ने यहीं तक देखा, उसके बाद हम लोग इसका 10.2 से चालू करेंगे। सो तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।